Hi, I'm Karan Sharma. I'm here to give a small testimony on my बुआ वीना शर्मा. Well, हम तो बचपन से बड़े हुए वीना बुआ की कहानियां सुनते हुए. I would say one thing, she got one of the most pleasant voices and कहानियां उनकी तो हमेशा कुछ ना कुछ अलग लेके आती थी. आज हम इतने दूर बैठे हैं. I am in Texas right now. I'm 37 years old. But still, when I feel a little unpleasant or anything, I would speak to her because of her pleasant voice and her ways of making all the stories and हम लोगों को खुश रखना. Yeah, she is one of the good writers, one of the greatest writers I have met. But yeah, here's to Veena Bua. Yeah, Veena Sharma. Lots of love, Bua. Take care. मैं वीना शर्मा अपनी कहानी आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ. कहानी का शीर्षक है नागरिकता. बुआ आज बहुत खुश दिखाई दे रही थी. बार बार सबको बुला बुलाकर लड्डू थमा रही थी. चाची और हम सब भी उन्हें इस तरह खुश देखकर बहुत खुश थे. मैंने जब से होश संभाला बुआ को हमेशा चिंतित और दुखी ही देखा. कभी नंदों की शादी के लिए, कभी सास ससुर की बीमारी के लिए, कभी फूफा जी की नौकरी छूट जाने के लिए, कभी बच्चों का स्कूल से नाम कट जाने के लिए. लेकिन आज वो खुश थी. पापा बार बार कह रहे थे, चलो बहुत अच्छा हुआ, धरणीधर को जमीन मिल गई. धरणीधर यानी फूफा जी एक ईमानदार शिक्षक, कठिनाइयों में भी अपने मूल्यों को बचाए जैसे तैसे घर की गाड़ी खींचता हुआ. उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, बूढ़े बीमार, लेकिन घर वालों के लिए बेकार नहीं. उन्हें पेंशन मिलती थी और उन्हीं के कारण फूफा जी को ये सरकारी जमीन मकान बनाने के लिए मिल गई थी. बुआ का मकान बनना शुरू हो गया था. फूफा जी ने यहाँ वहाँ से कर्ज लिया था. जितनी मिल सकी ट्यूशन ले ली थी, बस किसी तरह मकान बनकर तैयार हो जाए. और मकान बनकर तैयार हो गया था. दादाजी तो गृह प्रवेश से पहले ही अपनी महायात्रा पर रवाना हो गए, लेकिन बुआ को मकान मालकिन बना गए. आधा मकान किराए पर उठा दिया गया. आखिर कर्ज भी तो चुकाना है और तीनों बच्चों भुवन, छोटी और मुन्नी को पढ़ाना लिखाना है. फूफा जी दिन रात मेहनत करते थे. किसी तरह बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनका भविष्य संवारना है. हम भी अक्सर फूफा जी से पढ़ने चले जाते थे. सचमुच ज्ञान का भंडार था उनके पास और विरासत में मिला हुआ देश प्रेम उनके एक एक वाक्य से टपकता था. समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा. भुवन कॉलेज पहुंच गया. हम सब भाई बहन परिवार वाले हो गए, लेकिन फूफा जी बहुत कमजोर हो गए थे. हम सब उनसे अपना ध्यान रखने को कहते और वो हंसकर जवाब देते, अरे मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, अभी तो बहुत सारे काम करने हैं मुझे. सच, हमने काम के सिवा फूफा जी को कभी कुछ और करते देखा ही नहीं था. मैं बेंगलोर में रह रही थी. कम ही आना जाना हो पाता था. सबके समाचार मिलते रहते थे. माँ और चाची अपने नाती पोतों में व्यस्त थी. बुआ छोटी और मुन्नी के लिए लड़का खोजने में लगी थी. छोटी की शादी में मैं चाह कर भी नहीं जा सकी, बस शगुन भेज दिया था. बुआ ने खूब डांट कर चिट्ठी लिखी थी, तेरा आना जरूरी था, ये ढेर सारे रुपए भेजना. बुआ जी की इस डांट में कितना प्यार भरा हुआ था मुझे अच्छी तरह याद है. जब मैं कभी कई दिन तक उनसे मिलने नहीं जा पाती तो वो कैसे रूठ जाती थी. उन्हें मनाने का तरीका मुझे अच्छी तरह मालूम था. उनसे कहती, बुआ बड़ी भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो ना.
वो बिना कुछ बोले लड्डू मठरी की तश्तरी मेरे सामने रख देती, फिर रसोई में जाकर मेरी पसंद का गर्मा गर्म कुछ बनाने लगती। जैसे जैसे उनके हाथ के बने व्यंजन मेरे गले से नीचे उतरते जाते, उनका गुस्सा कम होता जाता। इस बार भी मैं यही करूंगी, लेकिन कामों की व्यस्तता, घर की जिम्मेदारियां, मेरा जाना टलता ही गया और एक दिन खबर मिली कि फूफा जी नहीं रहे। हे भगवान, ये क्या हो गया? पूरे रास्ते बुआ की अनेक तस्वीरें मेरी आंखों में घूमती रहीं। हर शादी, ब्याह, मुंडन, कंछेदन में बड़ी सी बिंदी लगाए यहाँ वहाँ भागती हुई, ढोलक लेकर बैठी हुई। एक बड़ी सी बिंदी और कांच की चूड़ियाँ, बस इतना ही श्रृंगार था उनका। और वो भी मैं कैसे देख पाऊंगी बुआ का वो श्रृंगार विहीन रूप? लेकिन देखना तो था ही। जब भगवान दुखों का पहाड़ देते हैं तो सहन करने की अद्भुत शक्ति भी दे ही देते हैं। बुआ को सांत्वना देने के लिए हमारे पास शब्द नहीं थे। माँ और चाची हर समय उन्हें संभालने की कोशिश करती और हम सब भी तो यही करते थे। भारी मन से मैं वापस लौटी। बुआ का उदास श्रीहीन मुख मेरी आत्मा पर हथौड़े सी चोट कर रहा था। मैं आकर फिर अपनी दुनिया में व्यस्त हो गई। बुआ का समाचार मिलता रहता। वो धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। एक दिन खबर मिली कि भुवन विदेश चला गया। उसे वहाँ अच्छी नौकरी मिल गई। मुन्नी भी काम कर रही थी। बुआ को कोई तंगी नहीं रहेगी, सोचकर मुझे बेहद संतोष हुआ। मैं बहुत चाह कर भी वर्षों तक जाने का समय नहीं निकाल पाई। फिर घर के सारे लोग बीच बीच में आते ही रहते थे। इस बार माँ, पापा, चाचा चाची का विशेष आग्रह था कि मैं लंबी छुट्टी लेकर आऊं। सब इकट्ठे होंगे। अपने उस परिवार के साथ लंबा समय बिताने को मैं भी व्याकुल थी। मैंने निश्चय कर लिया था इस बार जाना ही है। सब कुछ काफी बदल गया था उस छोटे से शहर में। नई इमारतें, मॉल, मल्टीप्लेक्स, क्या कुछ नहीं था। वो सारे बच्चे बड़े हो गए थे जिन्हें मैं गोद में उठाकर घूमा करती थी। सबके बीच समय तेजी से भाग रहा था। ढेर सारी बातें, ढेर सारे कार्यक्रम, खूब धमा चौकड़ी, जैसे हम फिर से अपने बचपन में लौट आए हों। एक दिन अचानक बुआ आईं, हाथों में ढेर सारे मिठाई के डब्बे लेकर। बहुत खुश थी वो। हम सबको दावत देने आई थी। कल उनके यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है। भुवन को विदेशी नागरिकता मिल गई थी। बुआ का उल्लसित चेहरा देखकर मुझे 22 साल पहले का वो दिन याद आ रहा था जब बुआ को जमीन मिली थी। दादाजी के स्वतंत्रता सेनानी होने का पुरस्कार। बुआ का घर नया और आलीशान हो चुका था। भव्य सजावट से जगमगा रहा था। बढ़िया साड़ी में सजी हुई बुआ इधर उधर भागकर सारे इंसान देख रही थी। अतिथियों का स्वागत कर रही थी। माथे पर बड़ी सी बिंदी तो नहीं थी, पर कानों में हीरे के टॉप्स दमक रहे थे, विदेशी हीरे। उस पूरे वातावरण में मुझे अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। ऐसी घुटन तो मुझे बुआ के यहाँ कभी नहीं हुई। बुआ के उस छोटे से सीलन भरे घर में भी नहीं, जहाँ वो किराए पर रहती थी। एक स्वतंत्रता सेनानी के बलिदानों की नींव पर रखा हुआ, एक कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार शिक्षक के खून पसीने से सींचा हुआ वो घर आज जगमगा रहा था, इसलिए कि उसके उत्तराधिकारी को विदेशी नागरिकता मिल गई थी। तो क्या हमारे अपने देश की नागरिकता का कोई मूल्य ही नहीं है? तो फिर किस लिए दादाजी और उनके जैसे अनेक सेनानियों ने इतना संघर्ष किया? इसलिए कि उनके वंशज विदेशी नागरिकता पाकर गौरवान्वित हों। मिस वीना शर्मा एक बहुत अच्छी संवेदनशील लेखिका और कवित्री हैं। इनका लेखन भावपूर्ण, यथार्थ से जुड़ा, शिक्षाप्रद है। लेखन के प्रति इनका समर्पण
और कार्य क्षमता सभी आयु वर्ग के लिए एक प्रेरणा भी है और सीख भी है। ईश्वर इन्हें इसी सफलता के साथ स्वस्थ और दीर्घायु करे।